बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक देश की घरेलू सीमा। एक देश की घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा, इसी को हम कहेंगे इंग्लिश में डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अब एक देश की घरेलू सीमा के बारे में पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं कि घरेलू सीमा कहते किसे हैं हम। इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी is the geographical territory administered by a government within which person, goods and capital circulate freely। अगर हिंदी में हम पढ़ें, आर्थिक सीमा एक सरकार द्वारा नियंत्रित की गई उस भौगोलिक सीमा को कहते हैं जिसके अंदर व्यक्ति, वस्तु तथा पूंजी स्वतंत्र रूप से परिचालित होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी या ऐसी सीमाएं जिनके अंतर्गत किसी भी गवर्नमेंट की, किसी देश की सरकार की पूंजी, वस्तुएं और उसके द्वारा व्यक्ति, ये तीनों ही स्वतंत्र रूप से जा सकें और आ सकें, वह सीमाएं हमारी क्या कहलाएंगी? हमारी घरेलू सीमाएं कहलाएंगी या डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अगर किसी कंट्री की हम डोमेस्टिक टेरिटरी को देखें तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या चीज़ें हम काउंट करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं। तो पॉलिटिकल फ्रंटायर, सबसे पहले उसकी पॉलिटिकल फ्रंटायर को देखेंगे कि उस देश की जो सीमाएं हैं वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं जिसके अंतर्गत शासन चलता है उस देश का, वह सारी सीमाएँ उसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में जो हमारे भारत देश का शासन चलता है, तो हमारे देश के शासन में देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश की टेरिटरीज़ हैं। जो हमें रेड कलर की जो बाउंड्री दिखाई देती हैं, ये ज्योग्राफिकल रीजन है। ये ज्योग्राफिकल रीजन एक हमारा इंक्लूसिव पॉइंट है, अर्थात इनको तो हम इंक्लूड करेंगे। इस ज्योग्राफिकल रीजन के बाहर भी कुछ ऐसी जगह हैं जो कि वहाँ पर हमारे देश की सीमाएँ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हमारे देश के शासन वहाँ पर काम करते हैं। अर्थात हमारे देश की जो मुद्रा है, अर्थात करेंसी है, स्वतंत्र रूप से जा सकती है। हमारे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से वहाँ उसके अंदर घूम सकते हैं। वहाँ हमारी वस्तुएं भी एक दूसरे को सेल परचेज की जा सकती हैं। तो वह कौन कौन सी रीजन हैं उनको भी हम देखेंगे। फिलहाल हम पहला पॉइंट देखते हैं कि पॉलिटिकल रीजन, अर्थात इस पॉलिटिकल रीजन की जो बाउंड्रीज़ हैं इसके अंदर हम लोग स्वतंत्र रूप से, हमारी मुद्राएं स्वतंत्र रूप से चल सकती हैं। तो ये सारी जो रीजन है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का रीजन है। यही नहीं, और भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के रीजन है, तो उसको हम दूसरे पॉइंट से डिस्कस करते हैं। नंबर 2 में आता है हमारा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी शिप हैं, मान लीजिए हमारी कंट्री के शिप हैं और हमारी कंट्री का शिप इंडिया से जापान जा रहा है और वो हमारी अपने इंडिया द्वारा रेजिडेंट द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा उसको ओन किया हुआ है और उसको मैनेज किया जा रहा है। तो इसका मतलब वह शिप किसकी टेरिटरी है? वो भारत की, अर्थात इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, अर्थात इकोनॉमिक टेरिटरी किसकी हुई? वो इंडिया की। इसी तरह से एयरक्राफ्ट, अगर एयरक्राफ्ट कोई भी प्लेन है, प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान चलता है, रशिया से जापान, जापान से रशिया चलता है, लेकिन ऑपरेटेड कौन कर रहा है? एयर इंडिया। नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के हैं? वो इंडिया के। इसका मतलब वो कहाँ की टेरिटरी का हुआ? वो इंडिया की टेरिटरी का हुआ, जो कि रशिया से और जापान जाता है, जापान से रशिया जाता है, लेकिन वो शिप या एयरक्राफ्ट कहाँ का है? हमारे इंडिया का, जैसे नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के ओन करते हैं। तो इस तरह से हम दूसरा पॉइंट भी डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट पॉलिटिकल फ्रंट आया, दूसरा पॉइंट शिप एंड एयरक्राफ्ट, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर फिशिंग वेसल्स और ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। जिस कंट्री के लोगों द्वारा यह ऑपरेट किए जाते हैं, कौन कौन से? फ्लोटिंग वेसल्स या नेचुरल गैस रिग्स जिस कंट्री के होते हैं वो उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होते हैं कि जिस कंट्री के वो हैं। अगर हम देखें कि प्लेटफॉर्म्स, फ्लोटेड प्लेटफॉर्म्स है, तो वो भी हमारे इंडिया के हैं। तो इंडिया द्वारा ही अगर रन किए जा रहे हैं तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा उनको ऑपरेट किया जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से हमारे भारत देश की टेरिटरी के ही अंग होंगे, अर्थात हमारी अपनी सीमा के अंग होंगे। यहाँ हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि हमारे देश की जो सीमा है उसमें बाउंड्रीज़ है, इसमें कुछ हमारे
देश में जो समुद्री सीमाएं हैं उन समुद्री सीमाओं को भी देखें कि 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर हम समुद्र की सीमा आंकें तो ये टेरिटोरियल रीजन, वाटर रीजन होता है। और ये वाटर रीजन में हमारे देश ही एक्टिविटी कर सकते हैं और यहाँ कोई दूसरा देश आकर के एक्टिविटी नहीं कर सकता। इसके बाहर की जो सीमाएं हैं, बाहर हमारे देश या अन्य देश जहाँ पर स्वतंत्र वाटर है वहाँ कोई भी देश जाकर के एक्टिविटी कर सकता है। तो ये भी सीमा हमारे भारत देश की सीमा में आती है जो कि समुद्री सीमाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री। तो एम्बेसीज, हमारे देश की एम्बेसीज लगभग हर देश में बाहर हैं, विदेश में। और कॉन्सुलेट्स जो एम्बेसीज हैं उनके छोटे छोटे जो ऑफिसेज हैं अगर किसी कंट्री में तो वो भी। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, अगर हमारे मिलिट्री के एस्टेब्लिशमेंट किसी कंट्री में है वो भी, वो हमारे देश की टेरिटरी का ही हिस्सा होंगे। जैसे इंडियन एम्बेसी इन रशिया, अगर इंडिया की एम्बेसी रशिया में है तो रशिया में जो हमारा हिस्सा है, जो एम्बेसी है, वो इंडिया की टेरिटरी का अंग होगा, अर्थात हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का अंग होगा। इसको हम यहाँ देख पाएंगे। जैसे हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में है, हमारी एम्बेसी कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये जो रीजन है ये किसका है? इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का रीजन है, क्योंकि ये हमारी एम्बेसी है, हमारे यहाँ नियम कानून चलते हैं, हमारा ही पैसा चलता है अंदर, हमारे लोग रहते हैं यहाँ पर। तो ये जो एरिया है वो हमारे देश का ही एक विशिष्ट अंग माना जाता है, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी इंडिया की कहते हैं। इसी तरह से अगर मान लिया किसी दूसरे कंट्री का है, यूएस की एम्बेसी हमारे इंडिया में है, तो वो किसकी है? वो हमारे देश का पार्ट नहीं है, वो किसका है? यूएस का। जिस तरह से हम किसी दूसरे देश में हमारी एम्बेसी हमारा पार्ट होता है, उसी तरह से हमारे देश में सभी अन्य देशों की एम्बेसी उनका पार्ट होता है, अर्थात उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है या उनकी इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा होता है। इसी तरह से अगर हम कॉन्सुलेट्स की बात करें, जैसे पाकिस्तान में हमारा हेड ऑफिस जो हमारे एम्बेसी है, उसके अलावा अगर कहीं ऑफिसेज हैं तो वो हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, या मिलिट्री बेस है कहीं तो वो हमारे हैं। तो वो भी हमारे किसके अंग हैं? वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के ही हिस्से हैं। जिस तरह से एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें, अगर एयरक्राफ्ट इंडिया से जापान जाता है, जापान से इंडिया आता है, रन बाई और मेंटेन बाई, और वी कैन से दैट कि हमारे जो रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट है, वही उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो किसकी टेरिटरी का हिस्सा है? वो एयरक्राफ्ट भी हमारी टेरिटरी का ही हिस्सा होगा। इस तरह से हम देखेंगे कि अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी को देखें तो इसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं, जो पॉलिटिकल फ्रंटायर, शिप एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, एंड एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री। तो ये 4 पार्ट्स हम इसमें काउंट करेंगे, किसमें? डोमेस्टिक टेरिटरी में या इकोनॉमिक टेरिटरी में। हमें एक्सक्लूड कौन से कर देने हैं, जो हमें काउंट नहीं करने हैं? क्या क्या हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में कौन से नहीं आते, जो इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आते? क्या क्या? एम्बेसीज, अगर दूसरे कंट्री के एम्बेसीज हैं तो हमारी टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री का कोई ऑफिस हमारे यहाँ है या कोई मिलिट्री का कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO, ETC, ये भी हमारी टेरिटरी के हिस्सा नहीं होंगे। अब आते हैं दूसरी परिभाषा पर, जो है नॉर्मल रेजिडेंट्स। एक शब्द हम यूज़ करेंगे बार बार, नॉर्मल रेजिडेंट्स। ये नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या हैं और क्यों हमने इसका अध्ययन किया, ये सब हम जानेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट्स, देखिए यहाँ हम 2 बातें समझेंगे। एक शब्द है सिटीजन और एक शब्द है नॉर्मल रेजिडेंट्स। एक शब्द है सिटीजन, एक शब्द है नॉर्मल रेजिडेंट। सिटीजनशिप, जिस कंट्री का व्यक्ति जन्म से पैदा होता है, सिटीजनशिप सामान्यतः उसी देश का उसे माना जाता है। जैसे हम लोग भारत में ही जन्मे हैं तो भारत के ही सिटीजन हैं, भारत के ही निवासी हैं। लेकिन दूसरा टर्म है नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए डेफिनेशन में हम लोग देते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है, इसको समझें। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स में हम उनको काउंट करेंगे जो जिस कंट्री में 1 साल या 1 साल से अधिक समय के लिए रहते हैं। नंबर 2, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उनका, जो उस कंट्री में रहते हैं उसी कंट्री में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स आय कमाना, इनकम करना, उसे वहीं खर्च करना
या उनकी बैंकों में, वहाँ देश की बैंकों में जमा करना। ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और 1 साल से ज़्यादा रहने की कंडीशन है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है? नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए। नॉर्मल रेजिडेंट्स व्यक्ति या संस्थाएं दोनों ही हो सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि एक देश का सामान्य निवासी उस देश का नागरिक भी हो, यह ज़रूरी नहीं है। एक देश का सामान्य निवासी हो सकता है कि दूसरे देश का नागरिक हो। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, यदि कोई भारत का निवासी इंडिया का निवासी है, इंडिया का निवासी है और वह जाकर के यूएस में जॉब करता है, और वहीं वो पिछले 4 साल से रह रहा है, कितने? 4 ईयर से वहीं रह रहा है। उसका वहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, अर्थात वह वहाँ धन कमाता है और वहीं की बैंक में उस धन को डिपॉजिट करता है, खर्चे भी वहीं कर रहा है, बच्चे भी वहीं उसके पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में नहीं है, वो कहाँ है? यूएस में है। इसका मतलब वो सामान्य निवासी कहाँ का हुआ, या सामान्य नागरिक कहाँ का हुआ? वह हुआ नॉर्मल रेजिडेंट्स। कहाँ का हुआ नॉर्मल रेजिडेंट्स? यूएस का। जबकि जन्म कहाँ हुआ है? इंडिया में। इसका मतलब क्या हुआ? सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है। क्या है? सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, जबकि नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल होंगी अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में 1 साल से अधिक रहेगा और वहीं के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसके, तो निश्चित रूप से वो वहीं का सामान्य निवासी माना जाएगा। सामान्य निवासी के लिए हम यह नोट डाउन करें अपने नोट्स में कि सामान्य निवासी, एक देश का सामान्य निवासी से अभिप्राय उस व्यक्ति व संस्था से है जो साधारणतः उसी देश में रहता है जिसमें उसके आर्थिक हित हैं। आय कमाना, खर्च करना और धन संचय करना केंद्रित होता है। उसकी निवास की अवधि 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नागरिक या सिटीजन एक वैधानिक अवधारणा या लीगल कॉन्सेप्ट है, जबकि सामान्य निवासी एक आर्थिक अवधारणा या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। सामान्य निवासी के अंतर्गत व्यक्ति तथा संस्थाएं दोनों आते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि एक देश का सामान्य निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक व्यक्ति एक देश का सामान्य निवासी हो सकता है जबकि एक किसी अन्य देश का नागरिक होता है। उदाहरण के लिए, एक देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जैसे WHO तथा IMF को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता, किंतु उन संगठनों में काम कर रहे भारतीयों को भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि सामान्य निवासी के लिए कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों को देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम देश का सामान्य निवासी नहीं मानते? अवकाश बिताने, चिकित्सा अध्ययन, कॉन्फ्रेंस, खेलकूद आदि के लिए देश में आए विदेशी सैलानी। अगर विदेशी सैलानी सिर्फ इस काम के लिए आ रहे हैं कि अवकाश बिताने आ रहे हैं, चिकित्सा के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो चिकित्सा के लिए आएंगे 2 महीने, उसके बाद अपने देश चले जाएंगे, अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं छोटे समय के लिए, तो वो सभी क्या हैं? हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। विदेशी, नंबर 1 तो ये होगा। नंबर 2, विदेशी समुद्री जहाज़ों में कर्मी दल अर्थात क्रू मेंबर्स जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं ये, के सदस्य, व्यावसायिक यात्री तथा देश के मौसमी श्रमिक अर्थात सीजनल वर्कर्स जो होते हैं, मौसमी श्रमिक जब मौसम में आते हैं फिर चले जाते हैं, तो वो भी हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। नंबर 3, ऐसे विदेशी जो गैर निवासी उपक्रमों में कर्मचारी होते हैं और उस देश में इन उद्यमों में मशीनों की स्थापना के लिए आते हैं, सिर्फ मशीन को स्थापित करने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर से वापस अपने देश चले जाते हैं। इन सभी को गैर निवासी माना जाता है, अर्थात वह हमारे देश के सामान्य निवासी भी नहीं होंगे। नंबर 4, सीमा पर काम करने वाले श्रमिक या वे व्यक्ति जो प्रतिदिन देश की सीमाओं को प्रतिदिन पार करते हैं, वे उस देश के निवासी हैं जहाँ वह रहते हैं, अर्थात हर दिन उस देश में काम करके हमारे देश में वापस आते हैं। मान लिया एक व्यक्ति जिसका नाम महेश है, वह हर रोज़ पाकिस्तान सीमा को क्रॉस करके पाकिस्तान में काम करता है, फिर रात को अपने यहाँ आकर के इंडिया में स्टे करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि दूसरे देश की सीमा में हर रोज़ जाते हैं, वह भी हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। जैसे मान लिया पाकिस्तान की सीमा पर जो बॉर्डर पर रहते हैं वो लोग, उन लोगों में क्या होता है, वो कुछ काम के लिए एक दूसरे के देश में जाते हैं,
जैसे हमारे माने एग्जाम्पल के लिए हमारे देश का कोई नागरिक कहाँ गया, पाकिस्तान, और काम करके फिर अपने देश में आ गया, तो वह कहाँ का देश का सामान्य निवासी है, भारत देश का सामान्य निवासी रहेगा। अगर कोई पाकिस्तान का नागरिक यही काम करता है, भारत में काम करने आता है, फिर से रात को स्टे कहाँ करता है, पाकिस्तान में जा करके, तो वो पाकिस्तान का ही सामान्य निवासी माना जाएगा या सामान्य नागरिक माना जाएगा। विदेशी पदाधिकारी या फॉरेन ऑफिशियल्स, कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट्स तथा सशस्त्र सेना के सदस्यों को उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है जिनके वह निवासी होते हैं, जहाँ के वो सिटीजन हैं उसी देश के वो सामान्य निवासी भी माने जाते हैं। हमारे देश के सामान्य निवासियों में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता। हमारे देश अर्थात भारत देश के सामान्य निवासियों में हम इनको सम्मिलित नहीं करते। किसके को सम्मिलित नहीं करते? उन विदेशियों को जो सैर सपाटे, मनोरंजन, अवकाश बिताने, चिकित्सा अध्ययन, कॉन्फ्रेंस, खेलकूद आदि के लिए आते हैं। विदेशी पदाधिकारियों, कूटनीतिज्ञों तथा विदेशी सशस्त्र सेना के सदस्यों को जो हमारे देश में पद स्थापित हैं। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जो हमारे देश में स्थित हैं, उनको हम अपने देश के सामान्य निवासी नहीं मानते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? कौन कौन से हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं? देखें जरा कौन कौन से आते हैं, कौन नहीं आते हैं। तो पहला देखें, एन इंडियन कंपनी इन लंदन। एन इंडियन कंपनी इन लंदन, क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है या नहीं? तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखें कि एन इंडियन कंपनी इन लंदन, हम डोमेस्टिक टेरिटरी की परिभाषा पर जाते हैं, डेफिनेशन पर जाते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे भारत देश के बाहर क्या क्या चीज़ें हमारे भारत देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। तो हमने जैसा कि डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ा था, उन सबको दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारी कौन कौन सी चीज़ें मुख्यतः आती हैं। पॉलिटिकल फ्रंटायर में होना चाहिए, शिप एंड एयरक्राफ्ट होने चाहिए, फिशिंग वेसल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री, ये सब आते हैं। इनके अलावा नहीं आएंगे। इसलिए हम क्या देखेंगे कि एन इंडियन कंपनी इन लंदन निश्चित रूप से हमारे भारत देश की, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, 2, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस हमारे इंडिया में है, तो क्योंकि वो हमारी जोग्राफिकल रीजन में है, क्योंकि वो हमारी इंडियन टेरिटरी में है, इसलिए वो क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के हिस्से में है, इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा है। तीसरा, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज़ लोग हैं, वो लोग हमारे इंडिया में कंपनी रन कर रहे हैं। तो कंपनी रन कर रहे हैं तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भी कंपनी किसी कंट्री में होगी तो वह उस कंट्री का हिस्सा होगी जिस कंट्री की वो कंपनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जापान की कंपनी हमारे इंडिया में है तो वो निश्चित रूप से हमारे इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है, अर्थात वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है, इंडिया की। तो इसका मतलब तीसरा भी हमारा इंडियन कंपनी ओन्ड बाय जापानीज़ हैं, लेकिन वो इंडिया की जोग्राफिकल रीजन में है, इसलिए वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का, हमारी इंडिया की का हिस्सा है। फोर्थ, ऑफिस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन न्यूयॉर्क में हमारी रिलायंस इंडस्ट्री का ऑफिस है, तो वो कहाँ का है, क्या इंडियन टेरिटरी में आता है, वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है? नहीं, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। कि डोमेस्टिक टेरिटरी की हमने डेफिनेशन देखी है, उसमें ऐसा कहीं नहीं कि किसी कंपनी का ऑफिस अगर बाहर विदेश में है तो वह अगर इंडिया की कंपनी है तो वो रीजन भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा, ऐसा नहीं है। अतः रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, किसी फॉरेन बैंक इंडिया में ऑफिस है उसकी ब्रांच है, तो वह निश्चित रूप से क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी में है तो वह इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। नंबर 6, इंडियन एम्बेसी इन जापान। बिल्कुल, अगर जापान में इंडियन एम्बेसी अगर किसी भी कंट्री में है तो निश्चित रूप से वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। 7th, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना। अगर चाइना में इंडियन स्टेट बैंक का कोई ब्रांच है तो वह चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा, इंडिया की में नहीं होगा।
ऐसे ही रशियन एम्बेसी इन इंडिया, जैसे रशियन एम्बेसी इंडिया में है तो वो जो रशियन एम्बेसी इंडिया में तो रशिया का हिस्सा है, वो हमारी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। टाटा रेंटेड इन बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, अगर टाटा ने रेंटेड किया इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, अमेरिका में जाके कोई रेंटेड कर ली तो वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, वह अमेरिका की टेरिटरी का हिस्सा है, अर्थात ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। इस तरह से हम ये कुछ क्वेश्चंस हम समझिए कि कौन से हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के हिस्से हैं और कौन से नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया के हैं। ए क्वेश्चन, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, तो इंडिया की एम्बेसी कहाँ है? यूएसए में, तो इंडियन ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी यूएसए में, तो वो हमारे देश के सामान्य निवासी हैं या नहीं। देखिए नॉर्मल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इंडिया की एम्बेसी है कहीं विदेश में तो वो इंडिया का जोग्राफिकल रीजन है और इंडियंस वहाँ वर्क कर रहे हैं तो इंडियंस निश्चित रूप से हमारी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। बी, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 months, जापान के नागरिक हैं और जापान के सामान्य निवासी हैं, वह टूरिस्ट हैं और इंडिया में आए 2 महीने से ज़्यादा कुछ रह रहे हैं तो वो भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं, क्योंकि वापस जापान जाएंगे 1 साल से कम समय के लिए रह रहे हैं तो निश्चित रूप से कहाँ के होंगे? वो जापान के ही सामान्य निवासी होंगे, भारत के सामान्य निवासी नहीं होंगे। इसका मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया के नहीं होंगे। सी, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान, भारतीय कहाँ गए? पाकिस्तान में, क्या देखने? क्रिकेट मैच देखने। इसका मतलब मैच देख के वापस आएंगे तो 1 साल से बहुत कम समय के लिए रहेंगे, तो इसका मतलब वो भारत के ही सामान्य निवासी माने जाएंगे, क्योंकि वहाँ सामान्य निवासी होने के लिए 1 साल से अधिक रहना होता है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यह लोग जल्दी ही पाकिस्तान का मैच देख करके पाकिस्तान से इंडिया वापस आएंगे, तो इसका मतलब ये सामान्य निवासी हमारे भारत देश के होंगे। इंडियंस, डी, इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस, कहाँ वर्क कर रहे हैं? यूएनओ ऑफिस में। कौन है? इंडियंस। लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 year, अगर लेस देन 1 year है तो निश्चित रूप से भारत के ही सामान्य निवासी होंगे, क्योंकि 1 साल से पहले ही वो अपने भारत देश वापस आ जाएंगे। ई, इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, तो ये भी निश्चित रूप से क्योंकि भारत में ही रहते हैं, जॉब करके WHO में फिर से भारत में अपने घर में आ जाते हैं शाम को, तो इसका मतलब ये नॉर्मल रेजिडेंट्स कहाँ के हैं? ये तो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। एफ, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर ए मंथ टू सी द ताजमहल, 1 महीने के लिए ताजमहल देखने आए, कहाँ के? विदेशी नागरिक हैं, तो 1 महीने बाद अपने घर चले जाएंगे, इसका मतलब वो भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं। जी, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिम, अगर वो हज यात्रा के लिए मुस्लिम्स इंडियंस गए हैं तो वो हज यात्रा वापस करके अपने घर आएंगे, तो 1 साल से पहले ही अपने घर आ जाएंगे, तो इसका मतलब वह हमारे देश के ही सामान्य निवासी रहेंगे, अर्थात नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ही रहेंगे।